बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब। नाज़रीन, शो का बाकायदा आगाज़ वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप से करते हैं। जी, अब बढ़ते हैं हम अपनी फर्स्ट न्यूज़ की जानिब। नाज़रीन, जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि तमाम PSL फ्रेंचाइज ओनर ने PCB के अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिट की। दोनों पार्टीज को सुना गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन पास की PCB हुकाम और फ्रेंचाइज ओनर को कि ये आप दोनों पार्टीज बैठ के खुद इस इशू को सेटल डाउन करें। इस हवाले से नेशनल परफॉर्मिंग सेंटर लाहौर के अंदर दोनों पार्टीज की बैठक हुई। इस पे दोनों ने एक दूसरे के साथ निगोशिएट किया। खुशाइन चीज़ ये है कि जो सिक्योरिटी मॉडल है इसको रिकन्सिडर करने के हवाले से PCB ने ग्रीन सिग्नल दिया और अच्छी चीज़ ये है कि अब इस मामले को दोनों पार्टीज खुद सेटल डाउन करेंगी। इस हवाले से मज़ीद PCB हुकाम का कहना था कि हमें उम्मीद है कि चंद हफ्तों में ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। गॉड फॉरबिड अगर ये मसला सॉल्व नहीं होता तो चांस है कि ये दोबारा कोर्ट में मैटर जा सकता है। जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की जानिब। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जो थी वो मिसबाहुल हक, मोहम्मद हफीज़ और अजहर अली ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से। उन्होंने इस नया जो स्ट्रक्चर आया है उस हवाले से उनसे मुलाकात की, उनको कन्विंस करने की कोशिश की, बट वो नहीं कर पाए। इस हवाले से PCB ने अजहर अली और मिसबाहुल हक पर शोकाज नोटिस इशू किया कि आप बीइंग एम्प्लॉई किसी भी बंदे से मुलाकात हमारी परमिशन के बगैर नहीं कर सकते। इसके जवाब में उन्होंने मुलाकात की एहसान मानी साहब के साथ और वसीम साहब के साथ। उन्होंने अपना स्टांस बताया कि लड़के काफ़ी परेशान थे, इस हवाले से हमें अपना मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने समहाउ उनको इस हवाले से माफ़ी तो दे दी, बट उनको वार्न भी किया कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, किसी से मुलाकात आप नहीं कर सकते जब तक PCB आपको अलाउ ना करे, बिकॉज यू आर द बाउंड टू ओबे अस, और जब तक हमारी परमिशन नहीं होगी आप मुलाकात नहीं कर सकते। इस हवाले से मोहम्मद हफीज़ सिक्योर रहे क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं थे। अब बात करते हैं नेशनल T20 कप के हवाले से। इसमें अगर हम बॉलर की बात करें तो शहीन शाह अफरीदी बिल्कुल एक ज़बरदस्त बॉलर के तौर पर उभरे। हमने देखा कि उन्होंने इस T20 कप के अंदर 2 दफ़ा 5 विकेट हॉल भी हासिल किया और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उन्होंने इस रवां साल के अंदर कैलेंडर ईयर के अंदर 36 विकेट लेके पहले पोजीशन भी हासिल की। इससे पहले ये एजाज़ राशिद खान साहब के पास था जिन्होंने 33 विकेट हासिल की। इसके बाद तीसरी पोजीशन के ऊपर हमारे पास हारिस रऊफ और शादाब खान 31 विकेट के साथ मौजूद हैं। जी, हम बात कर रहे थे नेशनल T20 कप के हवाले से। हमने कुछ बॉलिंग की बात की, अब जिक्र करते हैं कुछ बैटिंग का। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सदर्न पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए खुशदिल शाह ने 9 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 35 बॉलों पे सेंचुरी स्कोर की। यह किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन की सबसे तेज तरीन सेंचुरी है। इससे पहले यह एजाज़ अहमद शहजाद के पास था जिन्होंने 40 बॉलों पे सेंचुरी स्कोर की थी। ये ओवरऑल देखा जाए तो 5वें नंबर पे सबसे तेज तरीन सेंचुरी है। सबसे तेज तरीन सेंचुरी का आज़ाद क्रिस गेल के पास है जिन्होंने 30 बॉलों पे सेंचुरी स्कोर की थी। इसी हवाले से हम डोमेस्टिक T20 के हवाले से बात कर रहे हैं तो एक बहुत स्टैंड आउट परफॉर्मेंस शुएब मलिक साहब की है जिन्होंने अपने T20 कैरियर के अंदर 10,000 रन मुकम्मल किए। जी, अब हम बात कुछ T10 लीग के हवाले से कर लेते हैं। नाज़रीन, हर साल T10 लीग का अबू धाबी में इनेकाद किया जाता है। इस साल ये इनेकाद 19 सितंबर को होना था, बट IPL की वजह से इसकी डेट्स को रीस्केड्यूल किया गया है। अब इनका इनेकाद 28 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक होगा क्योंकि UAE एसोसिएशन का कहना है कि उनकी सारी तवज्जो इस टाइम IPL पे है और दोनों टूर्नामेंट का वो इनेकाद एक साथ नहीं कर सकते, इसी वजह से इसको रीस्केड्यूल किया गया है। जी, अब कुछ बात करते हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से। पाकिस्तानी लेजेंडरी क्रिकेटर जवेद मियां दाद ने भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी कड़ी तनकीद की। उनका ये कहना था कि मैं पाकिस्तान की तरफ से 20 साल क्रिकेट खेला और तमाम जितने भी बड़े नाम पैदा हुए वो इसी डिपार्टमेंटल क्रिकेट की तरफ से आए। उनका मज़ीद ये कहना था कि ये लंबे टाइम तक पाकिस्तान को सर्व नहीं कर सकती चीज़, बट सोचने की ये चीज़ है कि इस हवाले से जितने भी एक्स प्लेयर्स हैं उन्होंने हमेशा बोर्ड को तनकीद की, बट जब किसी को बोर्ड में जॉब मिल जाती है, वो हेल्म ऑफ अफेयर्स में आ जाता है, तो वो तनकीद करने की बजाय इसको डिफेंड करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं आगे चल के कि ये चीज़ किस तरफ चलती है। जी, वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप देखा आपने। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट गेस्ट कॉर्नर की जानिब। नाज़रीन, जब भी क्रिकेट में बैट्समैन की बात होती है तो साथ साथ हमने देखा कि स्पिनर की भी बात बिल्कुल होती है। पाकिस्तान के अंदर हम अगर स्पिनर की बात करें तो लेफ्ट आर्म स्पिनर पर्टिकुलरली बहुत कम प्रोड्यूस हुए। ये लेगेसी स्टार्ट होती है इकबाल कासिम साहब से
और ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तक के जो 2 स्पिनर ऐसे पाकिस्तान में आए उनके साथ सेकंड नाम जो है वो अब्दुल रहमान साहब का है। आज आप लोगों का फीडबैक भी काफ़ी ज़्यादा था इनके हवाले से, हमने स्पेशल अपने प्रोग्राम में मदु किया है अब्दुल रहमान साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए स्पेशल टाइम निकाला, अगेन शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आज आपसे बड़ी लंबी डिस्कशन करेंगे, हम काफ़ी चीज़ें पूछनी है। सबसे पहले मैं आपके अर्ली डेज और आपका जो डेब्यू उस हवाले से बात करना चाहूँगा। आपने डेब्यू ओडीआई का किया 2006 में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, वो बताइए जो फर्स्ट टाइम आपका नाम अनाउंस हुआ टीम के लिए, वो क्या फीलिंग थी? कितने साल से आप खेल रहे थे, नाम नहीं आ रहा था, जब आया तो वो फीलिंग बताइए प्लीज़। यार फीलिंग ये किसी के साथ आप ये चीज़ शेयर तो नहीं कर सकते जो इनसाइड फील होता है। बिल्कुल। क्योंकि वो सारी पीछे जितने भी साल थे वो एक उसको लेके जब आपका नाम आता है, परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं डोमेस्टिक में, तो वेटिंग फॉर द चांस कि आपको कैंप में बुलाया जाए, आप जाएं और उधर जाके अपनी चीज़ों को उनके सामने डिलीवर करें। तो जब मेरा नाम आया तो पाकिस्तान टीम में एक सेकंड के फर्स्ट पे थी, इंजी भाई कैप्टन थे 2006-07 में। तो बहुत बड़ी टीम थी और मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इनके अंदर कैंप करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैंप जब मैंने 2-3 दिन का किया तो पाकिस्तान टीम नेट्स में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग हो गई। और डेब्यू ऐसा अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, ब्रायन लारा वो उसका लास्ट सीजन था, लास्ट टाइम उनका, और चंद्रपाल साहब, वो बहुत बड़ी टीम आई थी। तो उसमें जब नाम आया और पहला मैच, और वो भी होम ग्राउंड, और पाकिस्तान गालबन सारे मैचेस वो जीता था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो तीनों ओडीआई पाकिस्तान जीता था। वो बहुत बड़ी टीम थी वेस्ट इंडीज की। तो एक ड्रीम कम ट्रू है कि जब आप पाकिस्तान से खेलते हैं, कि जब आपके सीने पे एक सितारा लगता है, तो पूरी जिंदगी वो समझ लें कि वो एक कमाई होती है आपकी, तो जो पीछे आपने मेहनत की होती है। तो जब आपको चांस मिलता है तो वो फिर दिल ऐसा हो जाता है कि उससे उस चीज़ से, मैं अकेला नहीं, बहुत से लोग रिलेटेड होते हैं। बिल्कुल ऐसे कोई भी ऐसी जॉब है या कोई भी चीज़ है जो आपके वो के पीछे बहुत से लोग हैं कि जो वेटिंग फॉर आपके चांस के, आपको तो खुशी होती है लेकिन उन लोगों की उससे भी डबल खुशी होती है। रहमान भाई, इसमें आप उन चंद प्लेयर के अंदर है जिन्होंने सब सारे अपने जो क्राइटेरिया था उसको मीट किया। अंडर 19 खेले, फिर ए टीम के साथ खेले, डोमेस्टिक आपने बहुत टाइम सर्व किया। तो वो अपना शुरू से कैसे आपने स्टार्ट किया, वो थोड़ा सा हमें वो भी बताइए ना। इज द लॉन्ग स्टोरी। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माय स्कूल। कि मैं स्कूल से शुरू हो गया था कि एक वो जेन बन गया था, उससे बड़ी मार खाई घर से भी और वैसे भी लोगों के बहुत ताने सुने कि बड़ी गर्मियों के दिनों में जाना, वट एवर इट इज़, लॉन्ग स्टोरीज। लेकिन ये है कि मैंने छोड़ा नहीं उस चीज़ को कि मैंने खेलना ही खेलना है, हर सूरत कमिटमेंट पूरी की। टेप बॉल बहुत अच्छी खेलता था, लेकिन टेप बॉल से आहिस्ता आहिस्ता शौक बढ़ता गया हार्ड बॉल पे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैंने खेला तो मुझे एक वो, तो कब फील हुआ आपको कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता हूँ? वो माइंड में एक वाइब कब आई आपको? ऐसा जब पाकिस्तान अंडर 19 खेले तो उसमें परफॉर्मेंसेज अच्छी होगी। अच्छा। तो एक वो जेन और क्लियर हो गया कि हम खेल सकते हैं आगे, जो पाकिस्तान अंडर 19 खेल के उधर परफॉर्म कर सकता है। तो उससे उसी दौर में मैं फर्स्ट क्लास भी खेल गया, अंडर 19 एज में फर्स्ट क्लास पाकिस्तान अंडर 19 ये चीज़ें खेली। तो अर्ली एज में ही जेन ने समझ लिया कि मैं आगे खेल सकता हूँ। और क्लब क्रिकेट बहुत टफ थी उन दौर्स में, अब तो क्लब क्रिकेट के इतना वो चांस नहीं मिला, हम इस पे भी बात भी करेंगे। तो उस वजह से मुझे बड़ा बूस्ट मिला कि मैं और इसको निखारूं। पाकिस्तान अंडर 19 खेलते मुझे हबीब बैंक मिल गया। 20 ईयर्स मैंने 20 साल हबीब बैंक से खेला है। मेरा डे 1 से जब तक खेला वो एक ही डिपार्टमेंट रहा है, वो हबीब बैंक रहा है। और आप इवन आफ्टर रिटायरमेंट, ये चीज़ें हमने आगे करनी थी, चले साथ साथ करते चले जाते हैं, कि आपने 2007 में स्टार्ट की, डेब्यू किया 6 के अंदर, और 18 में आपने रिटायरमेंट ली। ठीक है, तो वो एक यूनिक चीज़ ये है कि 18 में जब आप रिटायरमेंट ले रहे हैं तो हबीब बैंक की तरफ से आप हाईएस्ट विकेट टेकर होते हैं। तो एक अपने पीक के ऊपर आपका रिटायरमेंट लेना, इस पे मैं बाद में पूछूंगा। पहले मुझे फिर बताइए कि आपने जब टेस्ट डेब्यू किया, टेस्ट कैप मिलना एक क्रिकेटर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है और वो कितनी बड़ी फीलिंग है, ये अचीवमेंट आप फील करते हो? वो ऐसी चीज़ है कि वो आपसे फॉरएवर रिलेटेड हो जाती है, कि आपको एक वो आपकी जितनी भी चीज़ें पीछे लाइफ से रिलेटेड होती हैं या आपकी जितनी परफॉर्मेंसेज होती हैं ना, तो वो उसकी खुशी ऐसी है कि वो समेटी नहीं जा सकती, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी आप पे एक फर्स्ट क्लास प्लेयर आ जाता है जी, एक इंटरनेशनल प्लेयर आ जाता है, और टेस्ट प्लेयर ऐसी चीज़ है कि ये दुनिया में जाना जाता है कि टेस्ट प्लेयर है और इस कंट्री का है। तो ये एक बैच जब लग जाता है ना, तो ये पूरी ज़िंदगी आप उसको ऐसे संभाल के रखते हैं ना, और उसके बाद जब पाकिस्तान खेले और परफॉर्मेंसेज होती जाएँ
तो वो उससे आगे कोई चीज़ नहीं दिखती। तो पाकिस्तान खेलना, टेस्ट प्लेयर बनना, और दुनिया के प्लेयर्स जो जितने जितने बड़े हैं, जिनको टीवी पे देखना कि यार ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, ये उनको खेलना आता है, उनको जाके आउट करना, उनके अगेंस्ट अच्छी परफॉर्म करना, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये बयान नहीं हो सकती। मैं कई प्लेयर से बात की, बड़े बड़े ज़बरदस्त प्लेयर, खुदा उन्होंने कई अनफॉर्चुनेटली उनको टेस्ट कैप नहीं मिली। तो उनका ये कहना था कि लाइफ के अंदर ये रिग्रेट हमें हमेशा तंग करता रहेगा कि हम क्रिकेट खेले बट टेस्ट कैप नहीं मिली। एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू आर ब्लेस्ड कि आपने तीनों फॉर्मेट खेले अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये चीज़ है कि आप माशाल्लाह ज़बरदस्त खेल रहे थे, पीक पे भी थे। टेस्ट आपने ऑलमोस्ट 22 खेले, ओडीआई 31 और 8 T20 खेले। डोंट यू थिंक सो कि आप एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर, और पाकिस्तान में जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि इकबाल कासिम के बाद सिर्फ सेकंड नाम जो लोगों को याद रहेगा वो आप हैं, ठीक है? तो सिर्फ इतना थोड़ा टाइम, 7 साल अप्रोक्सीमेट आपका कैरियर बनता है, 7 to 9 years, 7 to 9 years, यस। तो ये लगता नहीं आपको कि ये आप समहाउ आपकी परफॉर्मेंस के साथ जस्टिफाई नहीं है कैरियर? कह सकते हैं यार कि, लेकिन मैं समटाइम ये भी सोचता हूँ कि अगर अल्लाह मुझे इस चीज़ से भी ना नवाजता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से 22 टेस्ट मैच खेलना भी बहुत बड़ा एजाज़ होता है। 2 वर्ल्ड कप खेले मैंने, T20 का भी और 50 वनडे का भी। तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत खुशी के काबिल हैं कि मैं इसको सारी उम्र भी अपने अंदर से नहीं निकाल सकता। और दूसरी मेरी परफॉर्मेंसेस, मैं आगे खेल सकता था, परफॉर्मेंसेस में अच्छी थी। 22 टेस्ट मैचों में मेरी 99 विकेट्स थी। 99 तो जो आखिरी सीज़न मैंने डिपार्टमेंट से भी खेला उसमें मैं पाकिस्तान फर्स्ट क्लास का हाईएस्ट विकेट टेकर था। तो स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड के वो कहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, ये ऐसी सवालात थे कि जो दुख होता था कि पाकिस्तान से इतनी परफॉर्मेंस करने के बाद भी तो एक इंतज़ार कर रहे हैं कि ये मुझे पिक करेंगे या नहीं करेंगे। तो बातें होती हैं कि परफॉर्मेंस पे प्लेयर सेलेक्ट होता है, तो मेरा काम था परफॉर्म करना, चाहे वो टेस्ट है, चाहे T20 है, कोई भी फॉर्मेट है। तो आई डिलीवर ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के रेलेवेंट मेरा क्वेश्चन ये था कि टेस्ट क्रिकेट की हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो जो आपका एक कॉम्बो बना सईद अजमल के साथ यूएई के अंदर, माशाल्लाह वो एक ऐसा कॉम्बो बना के जिसमें किसी भी टीम को पाकिस्तान ने उन ग्राउंड्स के ऊपर खड़ा नहीं होने दिया। वो एक्सपीरियंस बताइए कि पहले शुरू में 10-15 ओवर फास्ट बॉलर आते थे, फिर दोनों अटैक आप दोनों करते थे और फिर किसी भी टीम को खड़ा नहीं होने देते थे। वो बताइए मजेदार एक्सपीरियंस। तो बड़े बड़े ड्रीम वाले बड़ी यादगार दिन है सईद अजमल के साथ। इवन हम यूएई के अलावा कहीं भी गए। हाँ, लेकिन ये जोड़ी ऐसी थी, वो पाकिस्तान क्रिकेट हो नहीं रही थी तो समहाउ वी हैव टू प्ले इन यूएई। लेकिन हम होम कंडीशन हमारी और थी, लेकिन ये समझते हैं कि पाकिस्तान और यूएई सिमिलर है। ये सिमिलर नहीं है, वहाँ डिफरेंट पिचेज हैं, पाकिस्तान डिफरेंट पिचेज हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह न्यूजीलैंड भी मैं पाकिस्तान से 2011-12 में मैन ऑफ द सीरीज, मतलब टूर्नामेंट हुआ था, टेस्ट मैचों की जो सीरीज थी उसमें मैं बेस्ट बॉलर हुआ था। तो मेरी और सईद की वो जोड़ी ऐसी है कि इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था हमें अगेंस्ट कोई भी टीम हो। तो लेकिन हम ये समझते थे कि यार अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द बेस्ट, कोई भी टीम आ जाएगी ना। तो जो इंग्लैंड सीरीज थी हमारी, उससे पहले जो टेस्ट मैचेस थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो उसमें हमारी बड़ी तैयारी थी। हमें फ्लैट पिचेस मिली। अब दुबई में बहुत टर्न होता है। इफ़ यू रिमेंबर के 2010 से लेके 2014 तक, ये उसके बीच में हमें स्पिन पिचेस नहीं मिली। पहले 2 साल हमें स्पिन पिचेस नहीं मिलती थी, एक फ्लैट पिचेस मिली। उसमें संगाकारा, AB डिविलियर, बहुत बड़े प्लेयर्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इनको बॉलिंग करा के कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया था कि यार ये अगर इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं ना तो दुनिया में किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक दूसरे की हेल्प की मैंने और सईद ने। काफ़ी चीज़ें कि जो पिच पे डिसाइड होती थी कि हम ये करेंगे, कुछ चीज़ें अंपायर से डिसाइड करके जाते थे, कुछ पिच बताती थी कि मेरे साथ ये प्ले करना। समटाइम स्पिन नहीं हो रहा, उसकी लहरा आपका मेंटली लेवल और हो जाता है, स्पिन होता है उस पर मेंटल लेवल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, आपकी फील्ड प्लेस डिफरेंट हो जाती है। लेकिन विद द सईद अजमल के हमने 200 अबव विकेटें ली हैं टेस्ट मैचेस में अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर वसीम भाई और वकार भाई के बाद ये जोड़ी थी पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में मशहूर। और ये जो सबसे यादगार, अगर मैं समझता हूँ शायद आप इसको सेकंड करेंगे, जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज थी जब इंग्लैंड नंबर 1 था रैंकिंग में, बिल्कुल उस सीरीज में पाकिस्तान जीता और क्या खूबसूरत दोनों ने स्पेल किए। पर्टिकुलरली एक मैच के अंदर जिसमें उन्होंने प्रॉब्ली 170 चेस करना था। जी बिल्कुल, सेकंड टेस्ट था और पहले एक आउट था जब आप दोनों आए और सारों को आप लोगों ने मेरे ख्याल है कि अप्रोक्सीमेटली
30 या 40 स्कोर के स्पैन के अंदर सारे आउट कर दिए। तकरीबन 70 पे आउट हो गए थे वो। उनके पास 1.5 दिन बाकी था। जी बिल्कुल। आफ्टर लंच के टी का टाइम था, उसके बाद बिल्कुल आप लोग बारी आई तो बड़ा एक वो था, उससे पहला टेस्ट मैच हम जीते हुए थे बिल्कुल। तो सेकंड टेस्ट था, तो वो जिंदगी में पहला टाइम था कि हम किसी बड़ी टीम को, नंबर 1 टीम को 3-0 करें, क्लीन स्वैप करे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी, और वो ऐसा मैजिक था, ऐसी हेल्प थी अल्लाह की तरफ से कि वो जब बंदा बैठा भी सोचता ना कि यार कि ऐसी टीम, और जब डे 1 था ना टेस्ट का, उन सब की एवरेजेस जब स्पिनर्स अगेंस्ट थी ना, वो 40 प्लस, किसी की 50 बहुत बड़े प्लस नाम थे। तो सईद अजमल तो थोड़ा सा पहले खेला हुआ था अगेंस्ट इंग्लैंड, तो मेरा पहला टेस्ट मैच था, तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि ये तो गेंद स्पिन इतने हैवी हैं कि इनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। लेकिन जब उनको बॉलिंग कराई ना, तो उसमें फिर अपने आर्ट से कुछ चीज़ें की, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह बूस्ट हो गए। और कुछ टीम ऐसी थी कि हर बंदा चाहता था एक दूसरे की हेल्प करना, बिल्कुल सही। हर बंदा चाहता था कि मेरा टीममेट परफॉर्म करे, तो जिसकी वजह से आपकी टीम बिल्ड होती है। ये बहुत की मैटर है आपकी परफॉर्मेंसेस में कि आपके टीममेट्स आपकी बैकबोन होते। जी नाजरीन, अब्दुल रहमान साहब से ज़बरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बट ब्रेक का टाइम हुआ जाता है। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद कुछ सवालात करते हैं। रहमान भाई, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि कितने टाइम से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर तो बड़े ज़्यादा प्रोड्यूस किए। अभी करंट टाइम के अंदर बात कर लें तो वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, फिर शाहीन शाह अफरीदी, जुनैद खान, और बड़ी लंबी लिस्ट है इसके अलावा भी। लेकिन जब तक हम देखते हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात आती है तो वो इकबाल कासिम से आके आप पे ख़त्म हो जाती है। फिर दरमियान में रज़ा हसन एक अच्छे बॉलर लगे, वो नॉन क्रिकेटिंग रीज़न से बाहर हो गए। फिर अब इमाद वसीम है, बट वो बैटिंग ऑलराउंड ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, बॉलिंग ऑलराउंडर हम उनको ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, तो प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर हम उनको नहीं कह सकते। तो क्या रीज़न है कि हमारे नीचे जो स्ट्रक्चर है उसमें लेफ्ट आर्म स्पिनर क्यों नहीं आते, फास्ट बॉलर आ जाते हैं? लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं भी, और लेकिन जो मेरी अपनी सोच है कि अब जितने भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं ना, वो 4 ओवर्स की T20 क्रिकेट के लिए प्रिपेयर है। नो वन कि मैं 90 ओवर फील्डिंग कर सकूं, 30 ओवर दिन में कर सकूं। ये मैंने आगे भी 2-4 इंटरव्यूज जो दिए हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पिनर, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, तो स्पिनर के लिए तो लंबा टाइम खेलना आसान है एज कंपैरेटिव टू फास्ट बॉलर। एग्जैक्टली, वो तो उसका तो समझ आता है, स्पिनर ऐसे क्यों सोच रहे हैं? यही मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि हमने शॉर्ट क्रिकेट खेलनी है, 3 आवर्स गेम, देन गो होम। अच्छा। और फर्स्ट क्लास 4 डे क्रिकेट में आपको 4 दिन ग्राउंड आना पड़ता है, सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक। जी बिल्कुल। और T20 आपने 1-1.5 बजे आना है, 5-6 बजे आपने वापस बैक टू होटल और वट एवर। तो क्या उनकी माइंडसेट सिर्फ मनी मेकिंग हो चुकी है? एग्जैक्टली, कि आप शॉर्ट क्रिकेट खेलेंगे, पैसे ज्यादा है, फेमस ज्यादा है, दे डोंट वांट टू प्ले 4 डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट। इसकी वजह से हम नीचे आ रहे हैं। अगर ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं इनके साथ, ये उनकी जिम्मेदारी है, और उनको पता है इस चीज़ का कि स्पिनर्स कहाँ बनता है। ये मेरे अलावा बहुत से लोग हैं कि जिनको पता है कि स्पिनर्स कैसे बनेगा। स्पिनर नेट से नहीं बनता, स्पिनर 4 ओवर से नहीं बनता। आपने जो क्यू में प्लेयर लगाए हैं, आपने असगर को 2 साल उस पर इन्वेस्टमेंट की, असगर कहीं भी नहीं है, अब कहीं भी नहीं है, अब कहीं भी नहीं है। दैट मीन्स कि आप किसी पे भी फोकस नहीं है। आपने काशिफ भट्टी के 3 ओवर करा दिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? देखें, पहले स्कूल क्रिकेट थी, क्लब क्रिकेट थी, डिपार्टमेंट से, अब हमारे क्लब क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। डिपार्टमेंट क्रिकेट पे हमने लंबी बात भी आपसे करनी है, वो अब डिलीट कर दिए। पीएम साहब का विजन है, ओबियसली उनका एक पार्ट तो ठीक है, दूसरा पार्ट ठीक नहीं है कि 600-700 लड़का जॉबलेस भी हो रहा है। तो इनको लड़कों को ग्रूम करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उनकी टेक केयर करना, उनको गाइड करना कि ये आप जब तक ये 4 डेज क्रिकेट या आप टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो कौन करेगा? अगर डिपार्टमेंट भी नहीं होंगे, क्लब क्रिकेट भी नहीं होगी, तो फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो जो भी ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये कह रहे हैं 6 टीमें हैं जी, 6 टीमों से वो प्लेयर्स शायद मिल जाएं। ये तो वही प्लेयर्स हैं जो पहले ही पिछले 10 या 8 साल से आगे कैसे आएंगे आपके उस लिस्ट में है। जी। अब अंडर 19 सियालकोट रीजन बनती है, ये पंजाब की कोई टीम बनती है, आगे रीजन्स की अंडर 19 लहदा थी जी, सियालकोट की लहदा, गुजरा, ये सब लहदा रीजन बन गए ना। सियालकोट रीजन में गुजरा, लाहौर रीजन लहदा, ऐसा ही है। अब इन सब की एक टीम बन रही है।
आगे सियालकोट के 20 लड़के या गुजरांवाला के मिलके 25 लड़के निकल हाँ गए। जी। अब इस जो ट्रायल्स अंडर 19 या अंडर 16 के हुए हैं ना, इसमें सिर्फ 1 के 2 लड़का पिक हुआ है सियालकोट का। इज वेरी बैड न्यूज फॉर क्रिकेट। और बाकी लड़के जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनको कौन लुक आफ्टर करेगा? यही मैं आपसे कहने लगा हूँ कि 300 बॉयज गो फॉर ट्रायल्स एंड पिक 2, ओनली 2 वर पिक्ड, और 298 बच्चे कहाँ जाएंगे जो पिछले सालों से इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हमारा इस साल पिकिंग होगी, हम परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो नहीं है। कुछ शायद चीज़ें आपकी कॉल्स पे आ जाती हैं, कुछ आप पिकिंग वहाँ से कर लेते हैं, कुछ जेन्युइन प्लेयर्स भी रह जाते हैं। तो ये सिस्टम अगर ऐसा रहेगा तो हमारी क्रिकेट कम होती जाएगी। हमारे क्लब क्रिकेट लेवल अभी बहुत डाउन है, हो ही नहीं रही, बहुत बल्कि ज्यादा अभी तो डाउन है। लास्ट कुछ मंथ से क्लब क्रिकेट तो हो ही नहीं रही है। बिल्कुल नहीं हो रही। नहीं, अभी मेरा ये आपसे क्वेश्चन था, आपका जरूर हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी माशाल्लाह मुझे पता चला आपने एक बड़ा जबरदस्त सियालकोट में टूर्नामेंट करवाया। अब जैसे आप अगर इस लेवल के ऊपर, एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, एक पूरा 24 टीम्स थी आपके टूर्नामेंट के अंदर, उसके वाले से भी बताइए हमें। और साथ मेरा क्वेश्चन दूसरा इसके साथ ये है कि हम डोमेस्टिक जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी, जो कायदम ट्रॉफी को हम लेके चलते थे, वो ऑलरेडी सर्व कर रहे थे, साथ PSL के अंदर हम ये तमाम रीजन्स को भी लेके चल रहे थे, तो दोनों को पैरेलल लेके चल रहे थे, बड़ा जबरदस्त किस्म का, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खान साहब का विजन आप भी जैसे मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि 2 चीज़ों के ऊपर वो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर को लाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जब किसी लड़के को जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, वो आगे अर्ज छोड़ देता है एफर्ट करने की, और लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। कोई डिपार्टमेंटल गेम हो रही है, कोई बैंक आपस में खेल रहे हैं, कोई एसोसिएशन खेल रही है, तो लोगों का इंटरेस्ट लैक कर जाता है। दोनों बातें लॉजिकल है, बट द पॉइंट इज कि जो आपके 100-150 लड़का बोर्ड के एम्बिट के अंदर आ गया, उसको लुक आफ्टर तो बोर्ड ने कर लिया। जो रिमेनिंग लड़के हैं, जो 600-700 लड़का ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली आपको पता होगा डोमेस्टिक के अंदर, जिनको ये डिपार्टमेंट्स टेक केयर कर रहे थे, वो किधर जाएंगे? वो तो सारे क्रिकेट छोड़ देंगे फिर। वो कुछ चले गए हैं, कोई क्रीम में बाइक चला रहा है, कोई उबर में कोई वैन चला रहा है। तो वो लड़के आप अब क्या करेंगे जब उनकी नौकरीज नहीं रहेंगी, वो उनको कहीं से इनकम नहीं आएगी। पाकिस्तान में कोई ऐसे टूर्नामेंट्स नहीं होते जिससे प्लेयर्स को पे किया जाता है। एक डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसमें आपने 200 लड़का पे कर लिया है, फिर उसके अलावा कोई ऐसे टूर्नामेंट्स होने चाहिए कि जिससे लड़कों को पे आए। आप कोई कंपनीज बना दें, आप कोई ऐसी चीज़ें बना दें, आप कोई फ्रेंचाइज बना दें कि इनकी निचले लेवल पे क्रिकेट हो, वो लड़के वहाँ से ग्रूम हो, आप उन पे आए रखें। आप अगर इस सब चीज़ों को बंद करके इन 6 टीमों पे फोकस होंगे ना, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म्स के लिए प्लेयर्स नहीं मिलेंगे। आपको थोड़े 1 साल 6 माह के लिए प्लेयर मिल जाएगा, फिर वो चेंज हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग जो आप चाहते हैं ना, जैसे पाकिस्तान से पहले कोई 20 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल ऐसे खेला है। अब पाकिस्तान से जो खेलता है 1 ईयर 2 ईयर, उसके बाद फिर आपको नया चेहरा नजर आ जाता है। ये वो स्टार्स नहीं बन सकते आपके, जो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान के इतने बड़े स्टार्स होते हैं जिनकी वजह से आपको बहुत चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे स्पॉन्सर्स आते हैं, उनकी वजह से क्रिकेट आबाद होती है। अब ये 6 टीमों की वजह से पूरे लाहौर में कोई फर्स्ट क्लास का मैच नहीं है, पूरे पंजाब में कोई 4 डे क्रिकेट नहीं होनी, क्योंकि आपको पता कि वेदर कंडीशन ऐसी हो जानी है, कुछ भी ऐसा हो जाएगा, मैचेस नहीं होंगे। लेकिन आप सारे मैचेस कराची ले गए। जो बच्चे पंजाब में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनकी एकेडमीज हैं, वो प्लेयर्स को कैसे देखेंगे? ये तो इसमें अभी जैसे कुछ सीनियर क्रिकेटर्स ने, मिसबाह आपको पता है, मोहम्मद हफीज़ और अजहर अली मिलने भी गए PM साहब से, वो कन्विंस समहाउ नहीं कर सके। तो कुछ एज ए एक्स क्रिकेटर आपके माइंड में प्रपोजल है कि किस तरह इसको किया जा सकता है बेहतर? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इतना नहीं ऊपर लेवल पे आप चाहते हैं कि आप 6 टीमों से आप प्रमोट करें, वी एग्री विद दैट, लेकिन आपको निचले लेवल पे भी उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके इन प्लेयर्स के बाद आपके पास कुछ भी नहीं है। आगे ग्राउंड्स में फर्स्ट क्लास 4 ग्राउंड्स में होती थी, ठीक है, एक LCC में मैच हो रहा है, कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच हो रहा है, एक सियालकोट स्टेडियम हो रहा है, एक रावलपिंडी स्टेडियम हो रहा है, ऐसे मिलके हर जगह मैचेस होते थे। प्लेयर्स को देखने के लिए बच्चे ग्राउंड्स में नेट छोड़ के बैठते थे कि ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं, इनको देखना है, ये स्पिनर है, ये बैट्समैन है, उनको वॉच करना है, ये कैसा खेलते हैं। अब वैसे ग्राउंड्स की हालत ऐसी है कि जैसे यहाँ कभी फर्स्ट क्लास हुई नहीं। बिल्कुल ठीक। तो जब हमारे ग्राउंड्स ही आबाद नहीं होंगे तो आप कैसे पाकिस्तान को वो चीज़ें दे सकते हैं? अगर हम ऑस्ट्रेलिया या दूसरे मुल्कों को देखते हैं, उनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है, बिल्कुल हम 23 करोड़ आवाम है, तो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया में बड़ी आदत 2 करोड़ या 8 डोंट नो इतनी है। और वो समहाउ ये जितने भी कंट्रीज हैं जिन्होंने ये स्ट्रक्चर रखा है, वो वेलफेयर स्टेट हैं, वो हर एक ऐसे बंदे को टेक केयर करती हैं, इवन स्पोर्ट्समैन है या नहीं है उसको करते हैं। तो अनटिल अनलेस हम ऐसी वेलफेयर स्टेट ना बन जाए,
मेरा ख्याल है इट्स टू अर्ली टू मेक सच थिंग, और दोनों को अगर पैरेलल लेके जाया जाता, क्योंकि टीम में तो 11 लड़कों ने खेलना है, 2-4 उनके साथ ट्रैवल करते हैं, तो बाकी लड़कों का क्या कसूर है, वो बेचारे अपनी जो घर के डोमेस्टिक अफेयर्स है उनको कैसे चलाएंगे। तो इसीलिए जो आपने मुझसे सवाल किया, मैंने सियालकोट टूर्नामेंट कराया एक एयर सियाल लास्ट मैन प्ले, तो मैंने एक सोच बनाई और नए रूल्स बनाए। 5 बॉल्स ओवर था, अच्छा, एक बॉल पे 2 आउट भी हो सकते थे। लास्ट मैन प्ले मींस आखिरी प्लेयर अकेला भी खेल सकता है। हाँ, अगर सारे 10 खिलाड़ी आउट हैं, आखिरी भी खेल सकता है। ये बचपन में हम सुनते थे ये रूल्स। तो लास्ट बॉल पे जो हिट होगी वो डबल काउंट होगी। अच्छा, 6 होगा 12, 4 होगा तो 8, और काफ़ी चीज़ें। हर नो बॉल का 3 रन थे, वाइट बॉल के 3 रन थे। मैनी थिंग इज़ डिफरेंट के मैंने इसको इंट्रोड्यूस कराया। अल्हम्दुलिल्लाह 24 टीमें थी, बहुत अच्छा टूर्नामेंट। तो ये पीसीबी के साथ जॉइंट वेंचर था, ये आपका अपना सोलो था? जिससे क्लब क्रिकेट आज जैसे ऑर्गेनाइज इन द सियालकोट के, वो क्लब क्रिकेट को प्रमोट किया जाए। तो उसमें काफ़ी प्लेयर्स भी खेले पाकिस्तान के। शुएब मलिक खेले, बिलाल आसिफ खेला, सैफ बदर खेले पीएसएल के पे, अमाद बट, मोहम्मद अब्बास, हुरैरा अंडर 19 और काफ़ी प्लेयर्स से, नुमान अनवर, बिलाल, काफ़ी लड़के जो इस टूर्नामेंट में इन्होंने हिस्सा लिया, उसकी रौनक बने, उसको आबाद किया उस क्रिकेट को, सियालकोट की क्रिकेट के लिए। वैसी क्रिकेट हो रही थी। अलीम भाई आए थे, अलीम डार, उन्होंने उस टूर्नामेंट को देखा, उस पर काफ़ी उनके कमेंट्स भी अच्छे थे कि बड़ा डिसिप्लिन टूर्नामेंट हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को देख के आगे बड़ी चीज़ें वर्किंग में कोशिश करूँगा आगे कि छोटी छोटी चीज़ें बने। अंडर 19 के उसमें प्लेयर्स बहुत अच्छे थे जो वर्किंग में उनके नाम लिखे हुए हैं। आगे जो कोशिश है इनके टूर्नामेंट कराई जाए। सियालकोट में बहुत सारे लोग विलिंग हैं कि सियालकोट की क्रिकेट आबाद हो। मेरा एयर सियाल स्पॉन्सर था, अभी मेन स्पॉन्सर था, और 2-4 लोग थे कि जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट को प्यार करते हैं और उनको आबाद करना चाहते हैं। आगे छोटी छोटी फ्रेंचाइज बनाई जाए, उससे प्लेयर के पैकेज बनाए जाएं जो प्लेयर्स नहीं कमा सकते, जो डिपार्टमेंट से फ्री हैं, जो फर्स्ट क्लास के पुराने प्लेयर हैं। उसमें अंपायर्स भी हैं, स्कोरर्स भी हैं, उसमें ग्राउंडमैन्स भी रिलेटेड होते हैं, मैनी थिंग्स रिलेटेड वन टूर्नामेंट। तो वो कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि आगे भी सियालकोट की क्रिकेट को और थोड़ा प्रमोट किया जाए इंशाल्लाह। नहीं, बिल्कुल आपका बनता है। इसमें मैं अब थोड़ी सी बात करना चाहूँगा डोमेस्टिक T20 कप के हवाले से। जैसे कि उसका फर्स्ट फेज़ ख़त्म हो चुका है मुल्तान में, अब सारी टीम्स ट्रैवल कर चुकी हैं रावलपिंडी में, और अब वहाँ मैचेस होंगे। उसमें देखा जाए, अगर हम स्कोर बोर्ड पर देखते हैं तो नदरन की टीम जो है वो इस्लामाबाद वाली, वो सारे मैचेस समहाउ अपने जीत गई है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि बैट्समैन या बॉलर में पिक ऑफ द बैट्समैन, पिक ऑफ बॉलर कौन सा, या क्या इसमें पॉजिटिव चीज़ क्या आपको नज़र आई? पॉजिटिव ये चीज़ है कि यार जो भी बंदा क्रिकेट खेलता है वो अपना एक प्लान से खेलता है। ठीक हो गया। तो अभी कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि जो सिर्फ शो है। अच्छा। कि बस मैं खेल लूँ, मैं टीवी पे आ जाऊँ, मेरे कॉलर खड़े हो जाए। अगर किसी ने लॉन्ग क्रिकेट या पाकिस्तान के लिए खेलना ना, उसको शो करना दूसरे तरीके से पड़ता है, वो परफॉर्मेंस होती है। कि अब तो इतनी ज़्यादा टीवी पे मैचेस आते हैं कि पहले तो इतने मैचेस भी टीवी पे नहीं आते थे। अखबार में खबर आती थी कि हमने 5 आउट किए, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डे कि यार सुबह एक वो हेडलाइन आएगी कि उसमें आपने इतने आउट किए हैं। अब तो आप आउट करके मेरा ख्याल है रूम में भी नहीं आते, तो स्लाइड चल गई होती है। इसका नुकसान जो मैं समझता हूँ, और आपसे मैं जानना भी चाहूँगा कि हमारा नुकसान क्या हुआ कि हमने अपनी टीम को जो पिक करने का क्राइटेरिया है वो T20 रख लिया। हमने देखा कि PSL के अंदर भी हमने जितने अभी जो 4-5 साल में लड़के आए वो सब PSL की कमोडिटी बने, उधर से आए, और इस T20 के अंदर भी हम देख रहे हैं कि अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर जाएगा तो वो टीम में आ जाएगा। तो फिर अगर हमारा क्राइटेरिया ये T20 क्रिकेट, चाहे वो डोमेस्टिक T20 कप है या PSL है, तो फिर ये काइलन ट्रॉफी का क्या यूज़ है? फिर उसको बंद कर देना चाहिए। तो वो तो बस इसीलिए है कि उस पर फोकस भी कोई नहीं है, ना वो लाइव दिखाई जाती है, ना उसमें आपके कोई इतने वो कोई सेलेक्टर्स जा रहे हैं, ना उस पर किसी की नज़रें हैं कि इधर से पिक करना है। पिछले साल के भी बहुत सारे परफॉर्मेंस जिन्होंने टॉप किया है वो पाकिस्तान नहीं खेल सके। जिनसे PSL परफॉर्म किया वो स्टेट वे पिकिंग है, टेस्ट मैच। जी जी जी, यही मैं वो टेस्ट मैच किया है, लेकिन वो परफॉर्म कर रहा है 20 ओवर में जी। आपको ज़रूरत है 5 दिन के लिए। तो लेकिन वो आई डोंट नो कि क्या सोच है, किस सोच की वजह से अब एक बंदा पिछले 3 साल से आउट करके आ रहा है। आपने उसको इंग्लैंड में टेस्ट मैच नहीं खिलाया, आपने 2 लेग स्पिनर खिला दिए, अब वो मैच हार गए। अगर आप वहाँ काशिफ भट्टी को खिलाते, आई एम प्रीटी श्योर के हम वो टेस्ट मैच जीत जाते। जैसा लेफ्ट ऑन स्पिनर का एक अलग प्रेशर है, आपने यासिर शाह के ऊपर भी प्रेशर डाल दिया, दूसरा खिला के। तो शदाब अभी फर्स्ट क्लास भी नहीं इतनी खेले, मेरे ख्याल में उन्होंने शायद एक वाइट बॉल का अच्छा बॉलर है। आपके पास वनडे और T20 का बेस्ट बॉलर है। अगर आप उसकी टेस्ट में परफॉर्मेंस खराब होगी तो उसकी दूसरी परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल। तो यासिर शाह एक अच्छा
थ्रू कर रहा है तो उसके साथ ऑफ स्पिनर या लेफ्ट ऑन स्पिनर का कॉम्बिनेशन बनाए। 2 लेग स्पिनर, वो भी इंग्लैंड कंडीशन में, और ड्यूक बॉल इतना इजी नहीं है कंट्रोल करना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने 2 साल काउंटी क्रिकेट खेली है, तो कोकाबूरा को करना और ड्यूक को करना बहुत फर्क है। तो ये चीज़ें होप के बहुत सारे बड़े कोचेस काम कर रहे। तो मैं कोचेस के ऊपर भी बात करना चाह रहा था कि हमने देखा कि पाकिस्तान 2017 में चैंपियन ट्रॉफी जीता है और मिकी आर्थर 2-3 साल के अंदर टीम एक बिल्ड करते हैं, ठीक है। मेरी सब क्रिकेटर से भी बात हुई, उनका भी मानना था यही था कि एक हमें पूरी एक कंबाइन एक टीम नज़र आती है, सिर्फ अगर चेंजिंग होती है तो 1-2 प्लेयर की होती है, यही टीम का होता है जी मैक्सिमम। अब जब से ये नई मैनेजमेंट नई टीम आती है, एक इनका बनना क्या जस्टिफाइड था, क्योंकि मिसबाह हक की हम बात करें, इनका कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, एक ही बंदे का हेड कोच बनना और चीफ सेलेक्टर बनना, क्या ये अब्यूज़ ऑफ पावर नहीं है, ये बताइएगा। और दूसरा, सरफराज को हटाना जिसने आपको चैंपियन ट्रॉफी जिताई, T20 में 2 साल आपको नंबर 1 रखा, ये कितना अनजस्टिफाइड डिसीजन है, ये दोनों का जरा जरूर बताएं। कोचिंग के लेवल का तो आई एम नॉट श्योर कि उनको पाकिस्तान जब 2010 से 15 तक इन्होंने कप्तानी की है तो उसमें इनको सोचना चाहिए कि उस टर्नओवर में इन्होंने क्या क्या किया जिसकी वजह से ये कामयाब हुए। उस टर्नओवर में भी एक चेंजिंग होती थी या 2 चेंजिंग होती थी, जिसकी वजह से टीम बिल्ड हुई। उसमें भी सारे यंग लड़के ही थे। उसमें देखें, उसमें बहुत से लड़के अभी भी खेल रहे हैं, वो ही आपको बैच आगे लेके चला रहा है। तो आप जितने नए अभी पिक कर रहे हैं वो टेस्ट मैचों के लिए वो नहीं अवेलेबिलिटी, वैसी आपको 4 डे क्रिकेट से पिक करने पड़ेंगे। आप कोचिंग लेवल, आई नो दैट कि आपने लेवल 2 कर लिया है, आप पाकिस्तान टीम के साथ काम भी कर रहे हैं, आपका कप्तानी का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप अपनी पिछली स्टोरियाँ छोड़ के नए पे जाएंगे ना तो वो थ्योरी, मेरी अपनी सोच है कि वो नहीं कामयाब होगी। नहीं तो लेवल 2 और इस्लामाबाद की कोचिंग, इस्लामाबाद यूनाइटेड की, ये तो बाद में थी, तो उनको वो सीट जो पहले मिल गई तो वो किस तरह जस्टिफाइड कर दी गई कि आपने खुद ही एक क्राइटेरिया बनाया जी लेवल 4 होना चाहिए और उसके साथ हमारे पास ये एक्सेट्रा उसकी क्वालिफिकेशन है, सारों को आपने क्रॉस करके उनको, मुझे लगता है वो भूल जाते हैं जो चीज़ पहले अनाउंस करते हैं, उसके बाद जो उसके अंदर वो एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, वो पहला पेज शायद उल्टा कर देते हैं कि उनको नज़र नहीं आता पहले क्या अनाउंस किया था। सेम थिंग वैसे ही थी, मैंने भी लेवल 2 उनके साथ ही किया था। तो इन्होंने मुझे, कई लोगों ने कहा कि आप अभी ये T20 खेल लें और फर्स्ट क्लास खेल लें, तो मैंने भी उनको यही कहा था कि मैंने अभी नहीं खेलना। जो आपने टेस्ट प्लेयर 5-6 बुलाए हैं जो मॉडर्न दौर के हैं, जिन्होंने अभी क्रिकेट छोड़ दी है, आप इनको नए बच्चों के साथ लगाएं। अगर फिर पुराने कोच ही लगाएंगे, वो अपनी सोच के साथ उनको तैयार कर रहे हैं। आप अजहर अली को और बाबर आजम को एज ए कैप्टन कैसे देखते हैं? क्योंकि अजहर अली तो खुद छोड़ गए थे कैप्टनसी और उन्होंने कहा कि शायद मैं टीम से आउट ना हो जाऊं, तो अब दोबारा वो आ चुके हैं। इन दोनों की कैप्टनसी कैसे देखते हैं? ये पाकिस्तान के साथ बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके साथ होता है, कुछ प्लेयर अनफिट हुए हैं, वो आज तक वापस कम बैक नहीं कर सके। उनमें एक अदनान अकमल भी है कि वो टेस्ट मैच में अनफिट हुआ, आज तक उसकी वापसी नहीं हुई। तो इस चीज़ से प्लेयर डरता है, क्योंकि पीसीबी एक पावरफुल वो ब्रांड कह लें या एक अदारा कह लें कि वो अपनी मर्जी से हर चीज़ करता है, तो प्लेयर इसमें डर भी जाता है कि मेरे बाद बॉस है, कोई किसी को भी ये खिला देंगे। एज ए एक्स प्लेयर और आपने लेवल 2 भी किया और टूर्नामेंट भी कराया, तो अब्दुल रहमान को अब इवेंचुअली कहाँ देखते हैं कि आप पाकिस्तान को कैसे सर्व करेंगे? इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कोई नए चेहरे, नए बच्चे तैयार करूँ कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लॉन्ग टर्म्स हों। एक चीज़ नहीं कि वो 4 डे क्रिकेट के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि लंबी रेस के लिए घोड़े तैयार करूं कि जो पाकिस्तान को जितवा सके, और इंशाल्लाह सियालकोट में ऐसा टैलेंट मौजूद है कि जो पाकिस्तान को हर साल, 1-2 साल हुआ है अभी प्लेयर नहीं आ रहा, उससे पहले हमेशा पाकिस्तान को हर सीज़न में सियालकोट ने एक आधा प्लेयर दिया है। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि बच्चों के अंडर 19 के मैच कराऊं सियालकोट में, और क्लब क्रिकेट को प्रमोट किया जाए और उससे पिकिंग हो ऐसी कि हो लाइव मैचेस दिखाएं। हमारी दुआ आपके साथ है, हमारी तमाम विशेस आपके साथ हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह अपने ये मिशन को जारी रखें और पाकिस्तान को न्यू क्रिकेटर प्रोड्यूस करते रहें। जी नाज़रीन, आपने टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान की गुफ्तगू सुनी और उम्मीद करते हैं आपको आज का शो भी बहुत पसंद आया होगा। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।